Guys, welcome to all of you at my YouTube channel Gluon Physics Classes। तो अपन सेंटर ऑफ मास के अगले लेक्चर के लिए हैं यहाँ पे छोटे से पार्ट के लिए। अपन ने बेटा जी जो लास्ट लेक्चर पढ़ा है उसमें अपन ने ये देखा है कि सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन जो है वो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कैसे करनी है। सिंपल सा अपन ने फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था कि अगर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात करते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर होता है सी यू एम का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर सी यू एम वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, उसको हमने लिखा था समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाई अपन ने लिखा था समेशन ऑफ एम आई। दैट इज हम ये कहेंगे आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, और यहाँ भी आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक। अगर अपन फॉर्मूले को एक्सपेंड करना चाहें तो हम ये लिखेंगे, ये बन जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस क्या आएगा बेटा जी m2 r2 वेक्टर प्लस अपने शून्य शून्य अपन जाएंगे और ये आ जाएगा mn rn वेक्टर। और इसको अपन करेंगे डिवाइड, इट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू शून्य 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 mn। तो आपको यही कहा था कि अगर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने कुछ नहीं करना, मास को मल्टीप्लाई करना है उसके पोजीशन वेक्टर से, और मास को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कहेंगे कि सिंपली हमें उन सबको ऐड करके और डिवाइड करना है उसको किससे, टोटल मास से। ऐसे ही अपन ने कहा था कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो भी यही सेम पिक्चर है, अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो भी यही है, और अगर जेड कोऑर्डिनेट निकालना हो तो भी यही करेंगे। अब बारी आती है हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन की, जब हम बात कर रहे हों किसके, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ COM फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए COM की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी। आइए देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने आपको बताया था एज ए होल सोल ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो उस केस में तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, पहले तो उस पे चलते हैं, एक जनरल हमें चाहिए होगा। तो लेट अस सपोज, मान लीजिए बेटा जी ये कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमें निकालना होता है पोजीशन वेक्टर। बेटा जी सिंपल सी बात है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आपको चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने क्या किया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कैसा भी, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा, एक जनरल अपन बना रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला क्या आ गया, एक्स एक्सिस। अब देखिए हमने डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे किया था, उसके बेसिस पे हम कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनवाइल क्या पिक्चर है, जैसे अपन ने ये कहा था कि हमारे पास लेटर सपोज अगर एक पॉइंट मास होता तो मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलकर बना होगा, तो मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा पॉइंट मास एज्यूम कर लिया। तो अपन एक काम करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट मास अपन ने एज्यूम किया है, लेटर सपोज इस पॉइंट मास का जो पोजिशन वेक्टर है, ठीक है जी, दैट इज, उसको अपन ने बोल दिया कि ये क्या है बेटा जी, आर वेक्टर। ये पॉइंट मास है, एलिमेंटल मास है, इसको अपन ने लिख दिया कि ये क्या है, DM। जैसा अपन ने मास डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में पढ़ा था कि एलिमेंटल मास को क्या नाम दे दिया अपन ने, DM नाम दे दिया। अब उसने कहा था कि आप क्या कीजिए, हर एक मास को उसके पोजीशन वेक्टर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि भैया जी मल्टीप्लाई जब हो जाए वो, तो उसके तत्पश्चात मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मास से। बट द थिंग इज कि अब ये DM मास जो है ये अकेला तो नहीं है, ठीक है, यहाँ कितने DM मास होंगे सर, यहाँ बहुत सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट DM मास होंगे। तो इन सबके पोजीशन वेक्टर जो है बेटा जी वो भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो हम इन सबके क्या लिखेंगे, अलग अलग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उनको इस मास एलिमेंट यानी कि मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको ऐड करेंगे, और फिर इनको ऐड करके इसको टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट द थिंग इज कि यहाँ ये जो इनफाइनाइट मासेस हैं, अब एक बात बताओ कि अब मैं कैलकुलेट कैसे करूँ, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं सिंपल सा, हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि भैया हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए CUM का। तो चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ CUM, पोजीशन वेक्टर ऑफ CUM। तो अपन ने इसको लिखा RCOM वेक्टर। उसने कहा था कि आपको सिर्फ इतना करना है कि देखो मेरे पास अभी एक ही DM मास है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक DM मास के लिए लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, मास को मल्टीप्लाई करना था उसके पोजीशन वेक्टर से, तो R वेक्टर इंटू DM। अब ऐसे कितने DM होंगे, हम कहेंगे कि मास्टर यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, DM होंगे।
अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएम होंगे तो अपन ने सिर्फ ये करना है कि उन सबका क्या करना है, सम करना है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस डेटा का सम करना है तो हम हेल्प लेते हैं बेटा जी इंटीग्रेशन की। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। ये आ गया इंटीग्रल आरडीएम। ये इंटीग्रल का जो साइन है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एस लेटर जो अपना होता है उसके जैसा दिखता है, यानी कि एस को पकड़ के अगर खींच दूं मैं इस तरह से तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये सम हो गया, डिवाइड बाई उसने कहा था टोटल मास, तो मेरे पास तो डीएम मास है तो अपन ने क्या लिख दिया, डीएम मास। अब मुझे ऐसे कितने डीएम होंगे, ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, डीएम होंगे। तो मेरे को इनफाइनाइट डीएम का क्या करना होगा, सम करना होगा। तो जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे उनका सम करना हो तो फिर से क्या लगा देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो ये मेरे लिए एक तरह से फॉर्मूला बन गया बेटा जी किसका, पोजीशन वेक्टर के लिए, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सीओएम जो होता है फॉर ए कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गिवन एज इंटीग्रल आरडीएम अपॉन इंटीग्रल क्या है, डीएम। अब इसकी लिमिट्स कैसे यूज करेंगे वो जब अपन डेरिवेशंस करेंगे तब अपन देखेंगे। अब इसमें सबसे जरूरी ये चीज समझनी होती है कि व्हाट इज दिस आर वेक्टर। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये जो आर वेक्टर है ना सर, ये डीएम मास एलिमेंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो बिल्कुल नहीं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ये आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है बेटा जी। सर पोजीशन वेक्टर तो हमें पता है कि ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सीओएम ऑफ मास एलिमेंट डीएम। देखिए मैंने क्या लिखा है, जब पॉइंट मास सिस्टम था सिंपली हमारे पास, तो हमने क्या किया कि पॉइंट मास सिस्टम था तो बेटा जी जो पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वहीं होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि एक पॉइंट मास है तो उसके लिए तो अलग अलग कोई स्प्रेडेड मास नहीं है। तो हमने ये लिखा कि आर वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सीओएम ऑफ मास एलिमेंट डीएम। आपने जो मास एलिमेंट डीएम लिया है, आर वेक्टर उसका क्या है, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ना कि डीएम मास का पोजीशन वेक्टर। तो जस्ट बी केयरफुल इस आर वेक्टर के साथ में। तो जब डेरिवेशंस करेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा कि ये आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, जो आप मास एलिमेंट डीएम ले रहे हो उसका। बाकी डीएम तो मास एलिमेंट है। मास एलिमेंट भी बेटा जी अलग अलग तरीके से लिया जाता है, 1D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उन सब के लिए अलग अलग। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है आगे। और तो मेरे पास ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला तो बन गया एक, कि आर सी एम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रल आर डी एम अपॉन क्या लिखेंगे, इंटीग्रल डी एम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब कैलकुलेशन करके देखनी जरूरी है हमें, यानी कि कुछ चीजों के जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे कैलकुलेट होंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, वो अपन देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज, देखिए बिना एग्जांपल के ये फॉर्मूला समझ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, थिन रोड का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज देयर इज ए थिन रोड विद यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है जी, तो एक थिन रोड है, इसका मास कैपिटल एम है, और इसका जो इसकी जो मास डेंसिटी है वो कैसी है, मास डेंसिटी सर इसकी कांस्टेंट है। तो इसके लिए सीओएम की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो अपन एक रोड बना लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, एक रोड बनाई। बेटा जी मैंने आपको बताया था कि थिन रोड जो है वो एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है, यानी कि ये जो कर्वेचर है इसका ये वाला, ये इस लेंथ के कंपैरिजन में कैसा होगा, नेग्लिजिबल है। तो इसको 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अपन काउंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमने ये कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, और वो भी पर्टिकुलर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होती है। लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट क्या बोलते हैं अपन, लेंथ कहा जाता है। अब कि इसके लिए हमें डिसाइड करना जरूरी है कि इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा है। दैट इज अप टू यू कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा लेना है। सिंस मेरे को क्वेश्चन को इजी करना है तो मैंने क्या किया, मैंने रोड के एक एंड पॉइंट पे क्या मान लिया बेटा जी, ओरिजिन एज्यूम कर लिया। मान लेते हैं ये ओरिजिन है 0,0। ये वाला जो एक्सेस है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सेस है इसे अपन कहेंगे ये वाई एक्सेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और वर्टिकल मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। मान लेते हैं कि पूरी रोड जो है उसकी लेंथ कितनी है बेटा जी, पूरी रोड की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है, ये चीजें आपको जो आवश्यक डेटा होगा वो आपको बताएगा। तो पूरी रोड का मास एम है और लेंथ एल है। तो हम ये कहेंगे, लेट अस सपोज पूरी रोड की लेंथ अगर एल है, तो हमें क्या लेना है, हमें हमें इसका एक मास एलिमेंट लेना है। अब इसका मास एलिमेंट कैसे लेना है? तो जब आप इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे आप मास एलिमेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाई उस मास एलिमेंट के लिए जो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ओरिजिन से, सिंस ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखी गई है, आप वाई के अलोंग रखेंगे तो वाई के अलोंग हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा अपन ने क्या ले लिया, इसका एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे एलिमेंट उठाया।
इस एलिमेंट को अपन ने नाम दे दिया बेटा जी कि तुम डीएम हो। ठीक है। और ये जो इसकी लेंथ है इस छोटे से हिस्से की, इस लेंथ को अपन ने नाम दे दिया कि तुम क्या हो, तुम डी एक्स हो। तो अगर हम इसके लिए डिफाइन करना चाहें कि लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करके दिखाइए, तो लेट अस राइट डाउन द लीनियर मास डेंसिटी फॉर इट, कि इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी क्या है। तो लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो पूरी रोड का मास m है और पूरी रोड की लेंथ कितनी है l, या फिर एलिमेंटल मास अगर लिखें तो मास dm है और उसकी लेंथ कितनी है dx, तो दैट इज dm डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ से मास एलिमेंट dm की वैल्यू वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, देखिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं m बाई एल इंटू डी एक्स का, और आप चाहे तो आप लैम्डा का भी यूज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट ओवर हियर कि dm इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा जी, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू क्या लिख दिया हमने, dx लिख दिया। ये मास एलिमेंट की वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब बारी है पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने की। तो देखिए पोजीशन वेक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि ये एक्स वाई के अलोंग है। तो सिंस द रोड इज कैप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में है एक तरह से, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकाल लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकाल लेते हैं, और चाहे तो दोनों के साथ क्या किया जा सकता है कि सर दोनों के दोनों को बाद में आप वेक्टर फॉर्म में कंबाइन लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, यानी कि नाउ आई नीड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एन, कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। तो आपने जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज आर सी एम, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आर डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। आपको सीधा सा बताया था कि मास को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, टोटल मास से डिवाइड करो, पोजीशन वेक्टर पता चलेगा। डिस्क्रीट में अपन ने एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग कैसे निकालने हैं वो भी सीखा था। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया था, मास को मल्टीप्लाई करना है पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्स कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ भी कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, ये जो डीएम मास है अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीयूएम चाहिए तो उसको अपन ने एक्स सीयूएम बोल दिया, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ, आपको एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये जो डीएम मास है। इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें सम करना होगा उन सबका, एंड डिवाइडेड बाई अपन बोलेंगे टोटल मास विच इज इंटीग्रल क्या आ जाएगा, डीएम। तो जहां अपन पोजीशन यूज कर रहे थे पोजीशन वेक्टर, उसकी जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वहां पोजीशन वेक्टर क्या था, आर वेक्टर को क्या बोलते थे कि जो डीएम मास एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का क्या है वो पोजीशन वेक्टर है। यहाँ एक्स को क्या लिखेंगे कि ये जो डीएम मास एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का क्या है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेटा जी। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो डीएम मास एलिमेंट आपने ले रखा है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए ये डीएम मास इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ ये जो dx आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली आप देख पा रहे हैं, नहीं तो ये लेंथ जो है बहुत ही एलिमेंटल है। ठीक है, इस तरह से सिंपल, बहुत छोटी सी, इससे भी बहुत कम। तो मैं कहूंगा कि डीएम मास के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, क्या यही डिस्टेंस होगी मेरे लिए, तो यस यही डिस्टेंस होगी मेरे लिए ओरिजिन से। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास का है दैट इज क्या है, दैट इज एक्स इटसेल्फ। तो अपन ने वैल्यू लिखी हैंस फोर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बिटू, क्या करेंगे बताइए, ये x इंटू द वैल्यू ऑफ dm दैट इज लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा इंटू dx, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, dm से, तो इंटीग्रल dm लिख दिया, लेकिन dm की वैल्यू जो है वो लैम्डा इंटू, सॉरी, लैम्डा इंटू dx के इक्वल है। तो लैम्डा इंटू dx के इक्वल है, तो लैम्डा इंटू dx लिखना चाहिए था हमें, तो लैम्डा इंटू dx होगा। अब बारी है लिमिट लगाने की, तो लिमिट यहाँ किसके लगेगी वो भी सोचेंगे। तो देखिए लैम्डा जो है अपन ने कहा था यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो देखिए वो कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या बचा है मेरे पास, क्या बचा है टर्म एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल डी एक्स। अब बारी है लिमिट्स लगाने की, यानी कि, और लिमिट किसकी लगेगी, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो लिमिट एक्स की लगेगी, तो एक्स की लिमिट लगानी है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एज यू कैन सी एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा, तो एक्स जीरो से स्टार्ट होगा और एल तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, एल लेंथ, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू एल। तो जीरो टू क्या लगा दिया बेटे, कैपिटल एल, नीचे भी जीरो टू कैपिटल एल। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे बताइए, लिमिट्स को सोल्व करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स सी एम इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज जीरो टू एल, डिवाइड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन विल बी एक्स, लिमिट क्या आएगी बेटे, जीरो टू एल। चलिए अपर लिमिट रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई टू, लोअर रखेंगे तो जीरो, एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो इज एल स्क्वायर बाई टू, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बताइए, डिवाइडेड बाई ये x है तो अपर लिमिट रखेंगे तो l, लोअर रखेंगे तो जीरो, तो l एक पावर से एक पावर हो गई कैंसिल आउट। तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे अपन, l बाई, ठीक है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया सेंटर ऑफ मास का। अब बारी है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सीयूएम की। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सीयूएम के लिए क्या लिखोगे आप, दैट इज इक्वल, जैसे एक्स का फॉर्मूला लिखा है वैसे ही सेम वाई का लिखना है अपन ने, और कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रल विल राइट वाई डीएम अपॉन क्या लिखेंगे बेटे, इंटीग्रल डीएम। डीएम की वैल्यू है, वाई का मतलब होता है इस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट। बेटा जी उसका वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, क्योंकि वो रोड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखी गई है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या आ रहा है बेटे, वो आ रहा है 0। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द CUM। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ स्थित है इसमें, तो विल राइट कि सेंटर ऑफ मास जो है सर, यहाँ से देखो एक्स कोऑर्डिनेट आया था, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, L/2, 0। L/2 एग्जैक्टली इस रोड का क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा। क्योंकि यहाँ से L/2 पे, तो बेटे जी इधर से भी क्या होगा L/2, तो वो रोड का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया मेरे लिए। तो यानी कि इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास आ रहा है बेटा जी मिड पॉइंट पे। ये मिड पॉइंट जो है ये वाला, इस पॉइंट को अपन कहेंगे कि भाई इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे है। तो हाउ विल वी डिफाइन दिस, तो हम ये कहेंगे द COM ऑफ द रोड ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, will be at मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे होगा बेटा जी। ठीक है, तो इस तरह से ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो अगर ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अपन ने बात की है, जिसको अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, अगर वो यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करना है वो आप बाद में देखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस के जरिए। आप आते हैं अपने अगले वाले एग्जाम्पल पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपना क्या होगा। लेट अस सपोज सेकंड एग्जाम्पल। उसने कहा कि आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, लेट अस सपोज उसने कहा आप एक डिस्क के लिए क्या कैलकुलेट करके बताओ, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताओ। अब ये जो डिस्क अपन ले रहे हैं, ये डिस्क का सेंटर जो है वो सेंटर पे है, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, और इसकी रेडियस आर है, M, R। हम ये बोल रहे हैं कि बेटा जी ये डिस्क है। तो डिस्क के पास कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि डिस्क में जो पूरा मास है वो कहाँ स्प्रेडेड होगा, वो इसके सरफेस एरिया में होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ा चीजों को और समझ लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे इस चीज में। देखिए यूनिफॉर्म जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनके लिए यूनिफॉर्म का मतलब है जो सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज होती हैं, और जिनके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, उन सब का सेंटर ऑफ मास वही होता है जहां उस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे ये डिस्क है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो अगर इसके मास डेंसिटी कांस्टेंट है, एंड दूसरा ये मास डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका सेंटर जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि डिस्क का सेंटर बेसिकली, तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पे आएगा। अगर डिराइव करेंगे तो भी यहीं पे ही आएगा। तो बेहतर है कि याद रखें कि सिमेट्रिक ज्योमेट्री का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो फिर सर कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल उठाते हैं बेटे जी, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक रिंग है, लेकिन एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सॉरी, कैसे रिंग ले रहे हैं, सेमी सर्कुलर रिंग अगर हो तो क्या करेंगे। तो चलिए, उसने कहा एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो पहले तो इसको सेमी सर्कुलर बनाना पड़ेगा हमें। तो सेमी सर्कुलर रिंग भी ले सकते हैं और आप डिस्क भी ले सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग ली लेट अस सपोज अभी के लिए, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो अगर इसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है बेटे जी, तो अपन ये कहेंगे सेमी सर्कुलर है ना, तो चलिए पहले इसको सेमी सर्कल बना लिया जाए। तो हम ये कहेंगे भैया इतना हिस्सा चाहिए हमें, इसका लोअर पोर्शन जो है वो हमें चाहिए नहीं, तो अपन लोअर पोर्शन को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो लोअर पोर्शन जो है इसका उसको अपन ने हटाया यहाँ से, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग बच गई हमारे पास है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है कि कहाँ है। तो कैसे करें, चलिए, तो इसके लिए हमें मास एलिमेंट चाहिए। देखिए रिंग का जो मास होगा, पूरा मास कहाँ होगा, उसके सरकमफ्रेंस पे, तो हमें इसके सरकमफ्रेंस की छोटी सी लेंथ चाहिए होगी। तो व्हाट वी डिड इज, मान लीजिए कि मैं इसके सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा है, ऐसा अपन मान के चलेंगे, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट।
ठीक है जी। तो अपन ने कहा कि इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, तो लेंथ कैलकुलेट हो सकती है। मान लेते हैं कि सेंटर से मैंने इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करवाया, ये वाला जो एंगल है बेटा जी, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। मैंने आपसे कहा कि ये जो एलिमेंट है बेटा जी ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन बड़ा बनाया ताकि हम समझ पाए चीजों को। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा एंगल एज्यूम कर लिया। लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पार्ट की लेंथ कितनी है, तो इस पार्ट की लेंथ और मास, तो लेट अस सपोज इसका मास कितना है, डीएम। तो लेट अस डिफाइन द लीनियर मास डेंसिटी। तो चलिए बेटा जी, लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्डा से। तो हेंस फोर्थ लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये होता है मास डिवाइडेड बाई लेंथ। इसका मास कितना है बेटे, डीएम डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ। देखिए ये एक सर्कुलर आर्क है, और सर्कुलर आर्क की आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू क्या लिखते हैं, एंगल। तो रेडियस तो इसकी आर है, और एंगल कितना सबटेन कर रहा है बेटा जी, ये सेंटर पे ये जो एलिमेंट है ये डी थीटा एंगल सबटेन कर रहा है। तो इसलिए इसको लिख दिया डीएम इज इक्वल, सॉरी, जो लेंथ होगी सर्क्यूलर जो आर्क है उसकी आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द डीएम मास। तो हेंस फॉर द डीएम इज इक्वल्स टू लाइट कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा इंटू आर इंटू कितना लिखेंगे बेटे, डी थीटा। तो ये हो गया डीएम मास एलिमेंट की वैल्यू। अब बारी है इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की। तो देखिए सेंटर ऑफ मास, मैंने ये मास एलिमेंट जो लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं, तो ये मान लिया कि बेटे जी ये वाला जो एक्सिस है, अगर इसके सेंटर को मैं ओरिजिन मान के चलूँ यानी कि 0,0, तो अपन कहेंगे ये वाला एक्सिस जो है दैट इज कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है इसका। और ये वाला जो एक्सिस अपन वर्टिकल जो लेंगे बेटे जी, उसको अपन ने बोल दिया कि ये कौन सा एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो हो गया ये इसे बोलेंगे अपन, दिस इज दी वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो डीएम मास एलिमेंट है, इस डीएम मास एलिमेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। क्यों, क्योंकि हमें जरूरी है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास की, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं सी यू एम। तो ये जो डीएम मास एलिमेंट लिया है, मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये डीएम मास जो है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। ये जो डीएम मास एलिमेंट है ये बहुत छोटा है, दैट लीड्स कि हम ये कहेंगे ये जो डीएम मास है, ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये जस्ट एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, तो आर का ये कंपोनेंट जो अलोंग कंपोनेंट आएगा इधर, वो क्या आएगा बेटे, आर कोस थीटा। और इधर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी कितना आएगा, आर साइन थीटा। यानी कि डीएम मास के अगर कोऑर्डिनेट्स ढूंढे हैं अपन, तो डीएम मास के जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट विल भी आएंगे बच्चे आर कोस थीटा, कोमा क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, आर कोस थीटा। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीयूएम का। तो हेंस फोर्थ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। उसने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए इसका, तो बेटे जी एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास आर कोस थीटा इंटू डीएम की वैल्यू। अब डीएम की वैल्यू आपके पास है, डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये हो गया लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। डिवाइड करना है इसको किससे, टोटल मास से। तो डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और डीएम की जगह लिख दिया लैम्डा आर डी थीटा। देखिए लैम्डा और आर कांस्टेंट है, तो इस लैम्डा आर से ये लैम्डा आर कांस्टेंट बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है, आर कोस थीटा डी थीटा बचा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आर को बाहर निकाल लिया अपन ने। तो आर बाहर चल रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर चलते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन में मेरे पास जो चीज बचती है दैट इज अपन इसे लिखेंगे इंटीग्रल डी थीटा बचेगी। तो ये जो इंटीग्रल डी थीटा है, अब बारी है थीटा की लिमिट लगाने की। तो थीटा की लिमिट कैसे यूज करें, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए थीटा की मिनिमम वैल्यू कैसे यूज होगी उस चीज को समझना है। तो इससे कि थीटा की मिनिमम वैल्यू, थीटा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है मिनिमम, ये पॉइंट भी यहाँ आ सकता है। तो ये पॉइंट घूम के मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, तो पूरा पूरा मास कवर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो थीटा जीरो से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, 180 डिग्री तक। तो मैं क्या करूंगा, थीटा की लिमिट रिप्लेस कर देता हूँ जीरो से 180, यानी कि जीरो से रेडियन में लिखे तो पाई, जीरो से क्या हो गया पाई। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा बेटे साइन थीटा, तो आर, ये हो गया साइन थीटा, लिमिट जीरो टू पाई डिवाइडेड बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन विल बी थीटा, एंड लिमिट जीरो टू क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। अब अपन ने क्या किया, ये वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आर इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, जीरो से लेके कहाँ तक है, पाई तक। तो पहले अपर लिमिट यानी कि साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, जीरो, माइनस साइन जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो शायद जीरो होता है ना। तो पाई माइनस जीरो, ये लोअर लिमिट हो गई। तो जीरो इंटू आर कितना होगा, जीरो, और जीरो अपॉन पाई भी कितना होगा, जीरो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, जीरो है।
ठीक है, जो भी आया है कैलकुलेशन से दैट इज ओके। अब बारी है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम जो है उसके कैलकुलेशन की। तो हेंस फोर्थ अपन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई डी एम। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है बेटे जी r साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट है r साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे डीएम मास की वैल्यू। तो एक काम करते हैं डीएम मास की वैल्यू यहीं रिप्लेस कर देते हैं। तो डीएम की वैल्यू है बेटे लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रल डीएम, तो दैट इज लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। लैम्डा आर से क्या कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लिमिट वही सेम आएगी जीरो से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, तो जीरो से लेके पाई तक लिमिट लगा दी अपन ने। हेंस फोर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम जो है दैट इज इक्वल्स टू आर बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सर यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी कोस थीटा माइनस कोस थीटा सॉरी, जीरो से लेकर के पाई तक डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटे जी डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा एंड लिमिट जीरो से लेके पाई तक। अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस करते हैं, तो जीरो से लेके पाई तक की जो वैल्यू है उसको अगर रिप्लेस किया जाए, ठीक है, तो जीरो से लेके पाई तक की वैल्यू देखते हैं कि क्या है। तो पहले अपर लिमिट, तो लिमिट थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा ताकि लिमिट रखने में रिप्लेस करने में हमसे कोई भी गलती नहीं हो। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी यू एम दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, पहले कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है बेटे -1, बीच में लगाया माइनस। अब आ रही है लोअर लिमिट रखने को, कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो होता है 1। ठीक है, ये थीटा नहीं है ये जीरो है। ठीक है, पता चले आप लोग इसको थीटा समझ के सोल्व कर रहे हो। कोस जीरो कितना होता है 1, तो वो वैल्यू भी रख दी अपन ने, डिवाइड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या रखेंगे पाई माइनस क्या रखेंगे जीरो, -1 विल बी -2, -2 इंटू माइनस आर दैट इज कितना हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई पाई माइनस जीरो इज पाई। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है 2r बाई पाई। तो देखिए ये जो अपन ने ऑब्जेक्ट लिया है जो सेमी सर्कुलर अपन ने क्या ले रखी है, रिंग ले रखी है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये सर सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास आ रहा है वाई एक्सिस को, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है जीरो। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है इसका यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूँ लगभग, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है दैट इज 2r बाई पाई। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये आ रहा है 0,2r बाई पाई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इट्स COM। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट्स पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि कोऑर्डिनेट सबके लिए अलग अलग आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कहाँ ओरिजिन एज्यूम किया है। ठीक है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्क का सेमी सर्कुलर रिंग सॉरी जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास आया है मेरे पास, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इस रिंग के सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे आया है। और ये है इसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे, देखिए मजे वाली बात यह है कि इस एक्सेस के अबाउट ये रिंग क्या है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है बेटे जी वो कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ मास होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो। एंड अब हम बताएंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कहाँ है, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इसके सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, सबके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके सेंटर ऑफ मास जो है जिनके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिराइव करने नहीं बैठेंगे कि भाई उसके पास की सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए उसने सेमी सर्कुलर डिस्क कहा, तो मेरे पास क्वेश्चन है, तो अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिराइव करने लग गया तो मेरा पूरा टाइम जो है वो उसी में निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, वो आपको ध्यान रखने होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरह से। तो देखिए अगले लेक्चर में मैं कुछ एक दो और आपको सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिराइव करके दिखाऊंगा, और बाकी जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्जेक्ट के वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास जो है उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे या फिर वो याद हमें जो है वो कैसे रखने हैं। एंड मीन वाइल अपन डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना हमारे लिए काफी है आज के लिए, तो बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी लग रहा हो स्पेसिफिक, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।